हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 का वीडियो नंबर 6 है। जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किए थे जिसके नाम थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। इस 6th लेक्चर में मेरे द्वारा स्टार्ट किए जाएंगे द टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है हेलो एल्केन्स के भौतिक एवं रासायनिक गुण। हेलो एल्केन्स को RX से डिनोट करते हैं, तो हेलो एल्केन्स को RX से मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब मैं बारी बारी से सबसे पहले इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करूँगा और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पे, और उसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब चर्चा हम लोग करेंगे RX के भौतिक गुण का पहले, उसके बाद रासायनिक गुण में एंट्री करेंगे। तो भौतिक गुण में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको केवल और केवल चाहूँगा कि 4 पॉइंट्स पे आप नज़र रखें, जिसमें सबसे पहली पॉइंट क्या है ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि यदि मैं बात करूँ क्लोरोमीथेन की, ठीक है, या यदि मैं बात करूँ ब्रोमोमीथेन की, और अगेन मैं यदि बात कर लूँ क्लोरोएथेन की भी मैं इसमें शामिल कर सकता हूं, तो क्लोरोएथेन की। तो यदि इन सबों को आप देखें, जनरली अगर आप देख पा रहे हैं, ये केवल 3 नहीं, ऐसे जो भी हैं जिनके एटॉमिक मास बहुत अधिक नहीं है, परमाणु भार या अणुभार बहुत ज़्यादा उच्च नहीं है, ये सब NTP पर रंगहीन गैस होते हैं। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो ये सब जो है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर NTP पर ये क्या होते हैं बताइए? तो ये सब कलरलेस गैस होते हैं। कलरलेस गैस का मतलब होता है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इसको कहते हैं रंगहीन गैस। मतलब वे सारे के सारे हेलो एल्केन्स जिनके एटॉमिक मास बहुत अधिक नहीं होते हैं, वो NTP पे कलरलेस गैस के रूप में प्राप्त हों। कलरलेस मीन्स कि अगर इस गैस को कोई बॉटल में डाल के आपके सामने लावे, जो बॉटल सफ़ेद कलर का है, तो आप बता ही नहीं पाइएगा कि उसके अंदर में कोई गैस उपस्थित है या नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली पारदर्शी होगा और पारदर्शी के आर पार कोई भी देख सकता है, तो पता नहीं चलेगा कि अंदर कुछ है या नहीं है। अब इसको लिखने कैसे हैं उसको मैं एक बार बोल देता हूं, आप वीडियो बैक करके जस्ट मैं जो बोलूँगा उसे उतार लीजिएगा कॉपी में। तो आपको लिखना है क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोएथेन जैसे कम अणुभार वाले हेलो एल्केन कमरे के ताप पर या सामान्य ताप एवं दाब पर रंगहीन गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस बात को अपने नोटबुक में आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 पर। तो देखिए, अब यदि मैं बात करूं कि एटॉमिक मास को बढ़ाते हैं, तो अब इससे जब आप ऊपर बढ़ते जाइएगा, तो जब एटॉमिक मास बढ़ते जाता है तो गैस से ये द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर बात किया जाए कब तक, कौन से कार्बन की संख्या तक ये द्रव अवस्था में प्राप्त होंगे, क्योंकि और ज़्यादा इसको बढ़ाइएगा कार्बन्स तो ये गैस से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में। गैस से किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? लिक्विड में। तो सवाल है कि कितने कार्बन तक ये लिक्विड में रहेंगे? तो C18 मतलब कार्बन 18 तक जो है जितने भी हेलो एल्केन्स RX C18 तक जितने भी हेलो एल्केन्स हैं, ये लिक्विड स्टेट प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा स्टेट प्राप्त कर लेते हैं? लिक्विड स्टेट। और हाँ, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिक्विड स्टेट प्राप्त करेगा, इसके अपने सुगंध होते हैं। इसके अपने क्या होते हैं? सुगंध होते हैं। मतलब ये स्मेललेस नहीं होगा, ये सुगंधित होंगे। इसकी उपस्थिति का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि कार्बन 18 तक के जो हेलो एल्केन हैं वो द्रव अवस्था में प्राप्त होते हैं, जो सुगंध युक्त होते हैं। आई रिपीट, आपको लिखने क्या है मैं एक बार बोल दूं। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है
शेष सभी कार्बन 18 तक के हैलो एल्केन सुगंध युक्त द्रव होते हैं, सुगंध युक्त द्रव होते हैं। इस बात को आपको वीडियो बैक करके पॉइंट नंबर 2 में ऐड कर देना है। यहाँ मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ ना कि आपको एकदम याद हो जाए। मैं यहाँ पे जो करवा रहा हूँ आपका नोट्स नहीं तैयार करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए और आप लिखें, उसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ, जिसको आपको बस वीडियो बैक कर करके सुन के जो है सरल स्पष्ट तरीकों से वाक्यों में बना करके लिख देने हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 3 में। चलिए, तो अब पॉइंट 3 पे बात कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि चलिए मान लिए कि C18 तक, कार्बन 18 तक के जितने भी हैलो एल्केन प्राप्त होंगे वो द्रव अवस्था में होंगे और उनका सुगंध भी होगा, मतलब कुछ स्मेल आएंगे। जब उनकी उपस्थिति होगी तो आपको महसूस होगा कि कुछ इर्द गिर्द में गैस मौजूद है या कोई लिक्विड मौजूद है। लेकिन सवाल है कि C18 से ऊपर वाला का क्या? तो देखिए, आपको पता है कि जब आप कार्बन 1 में थे, कार्बन 2 में थे, कार्बन 3 तक थे, तो ये सब आपको गैसियस स्टेट में प्राप्त हो रहे थे। फिर यहाँ से 18 तक जब गए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऑब्वियस बात है कि 18 से जब ऊपर बढ़िएगा, C19, C20 ऐसे जाइएगा, तो उधर जो मिलेगा वो मिलेगा सॉलिड। उधर क्या मिलेगा? सॉलिड। तो ये एक बात तो क्लियर हो गया कि कार्बन 18 से ऊपर, मतलब उच्च सदस्य वाला यदि आप हैलो एल्केन को चुनते हैं तो रंगहीन तो खैर होगा ही, क्योंकि शुरू से ही रंगहीन है। लेकिन जो ये लिक्विड था, जिसके पास कुछ स्मेल हुआ करता था, इसके पास कुछ स्मेल था, इसके सॉलिड में कन्वर्ट होते ही इसके जो स्मेल है वो पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। मतलब कार्बन 18 से ऊपर कार्बन की संख्या यदि हो तो जो भी एल्केन आपको प्राप्त होंगे, भले वो ठोस अवस्था में हों, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखना है मैं बोल देता हूँ, इसी बात को लिखना है आपको। ठीक है, तो यहीं से आपको पॉज करके कॉपी ला करके सुनना है और लिखना है। तो देखिए लिखना क्या है, लिखना ये है, कार्बन 18 से उच्च कार्बन की संख्या रखने वाले हैलो एल्केन रंगहीन एवं गंधहीन ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3, और ये सब बड़ा अच्छा से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं और इनके थोड़े से डेंसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है पॉइंट 4। ठीक है, तो हैलो एल्केन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि हैलो एल्केन जो होते हैं, इनके यदि आप डेंसिटी निकालें, क्या निकाले? डेंसिटी। तो इनकी जो डेंसिटी है वो एल्केन से अधिक होती है या हाइड्रोकार्बन जो होती हैं उनसे अधिक होती है। इसको आप दिमाग में रखिएगा कि जो हैलो एल्केन है उनकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो हाइड्रोकार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब इसके कोई रीजन पूछे क्यों, तो आप कहिएगा क्योंकि इनके बीच डाइपोल, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव, क्या लग रहा होता है? आकर्षण बल लग रहा होता है। द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहे होते हैं या कार्य कर रहे होते हैं। अब ये जो रीजन है, ठीक है, परीक्षा के लिए काम का है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है। जैसे आपको दे देगा ऐसे करके कि CH3Cl और इधर लिख देगा CH4 में बताइए किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप देखिएगा कि भैया ये है हाइड्रोकार्बन और ये क्या है? ये है हैलो एल्केन।
तो ये याद आ जाएगा कि हेलो एल्केन का डेंसिटी हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, मतलब इसमें टिक मार दो। ठीक है, तो ये वहाँ काम आ जाता है। फिर साथ में कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि क्लोरोमेथेन की जो डेंसिटी होगी वो मीथेन से अधिक होगी, क्यों? तो उसमें लोग ये चिपका देते हैं क्योंकि उनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। लेकिन ये जो रीजन है, चलो एग्जामिनर मानता है, किताब में छप करके घूम भी रहे हैं, लेकिन इतना ड्रामा करने की ज़रूरत है नहीं। बहुत लोग को तो ये भी समझ में नहीं आता है, खासकर वे लोग जो 11वीं में सही से पढ़े नहीं हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स क्या होता है, तो उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या है द्विध्रुव आकर्षण बल। तो वैसे लोगों के लिए मैं अपना एक व्यक्तिगत तर्क दे देता हूँ, जिससे उनको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो अभी मुझे द्विध्रुव आकर्षण बल का एक लेक्चर तैयार करना होगा, जिसके लिए आधा घंटा उसमें चला जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी आपको मैं जो है एक तरीका बताता हूँ। आपको पता है घनत्व पर ही पूरी बात हो रही है। ये किसके पे बात हो रही है? घनत्व पे, ठीक है ना, ये घनत्व पर बात चल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। यदि आयतन आपका निश्चित हो तो घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती है। मतलब द्रव्यमान ज़्यादा तो घनत्व ज़्यादा, और द्रव्यमान कम तो घनत्व कम। अब अभी जो मैंने बनाए उसका एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा कि किसका घनत्व ज़्यादा होगा, किसका घनत्व कम। अब यदि आप इसको देखें तो इसका एटॉमिक मास अगर निकालने का प्रयास करें आप, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 दूना 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 3 गो हाइड्रोजन है तो 3। क्लोरीन का 35.5। अब इसका देखिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 और 4 हाइड्रोजन है तो 4। ये बेचारा 16 पर ही रह गया। और इसको देखिए, 12 और 3 15, 15 को 35 में जोड़िएगा तो 50 और 50.5 आ गया। तो ज़रा देखिए आप, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। और डेंसिटी का खेल क्या बोलता है कि भैया मास जिसका ज़्यादा डेंसिटी उसका ज़्यादा। तो हो गया ना, बिना मतलब का ये क्या है? द्विध्रुव आकर्षण बल। ये लॉजिक देने की यहाँ पे बहुत अधिक आवश्यकता है नहीं, बट केमिस्ट्री वालों का जो दिमाग है पता नहीं कहाँ रहता है, तो इसके आधार पर काम किए जा सकते हैं। ठीक है, छोटा सा गणित लगाना है, छोटा सा मैथमेटिक्स लग रहा है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान जिसका ज़्यादा आएगा घनत्व उसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये फंसाएगा। ये जो लॉजिक है ये बुरी तरीक़ा से फंसा देता है, वो मैं आगे करके आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो आपको पॉइंट नंबर 4 में लिखना क्या है ये देखिए, आप सब चीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ दे। तो आपको लिखना क्या है पॉइंट 4 में, सुनिए ध्यान से। हेलो एल्केन के घनत्व हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं क्योंकि इनके बीच द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य कर रहे होते हैं। ये आपको लिख लेने हैं। ठीक है, साथ में ये जो मैंने तर्क दिए इसको नीचे एक रफ टाइटल दे करके उतार लीजिएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसे क्वेश्चन कर दे तो उसमें आपको बड़ा काम देगा ये पता करने में कि किसकी घनत्व अधिक है और किसकी घनत्व कम। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि दोनों आपका हेलो एल्केन दे देगा, वहाँ पर बुरी तरीक़ा से लोग फंस जाता है। सोच के देखिए ना कि यहाँ आपको दे दे C2H5Cl, C2H5Cl, और यहाँ क्या दे दे CH3Cl। अब पूछ दिया कि इन दोनों में घनत्व किसका ज़्यादा है। अब आप दिमाग लगा रहे हैं कि भैया हम तो पढ़े थे कि हेलो एल्केन का घनत्व हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। अब यहाँ तो दोनों हेलो एल्केन है, इसी में तुलना करवा दिया, अब तो लटक गए। तो ये परिस्थिति में यही रूल काम आएगा जो गणितीय विधि से मैंने बताए हैं। दोनों को आप देखिएगा और आप सोचिएगा कि भैया इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 5, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2, मतलब इसका द्रव्यमान आने वाला है ज़्यादा, मतलब इसका घनत्व ज़्यादा हो गया। सोचिए कितना आसान हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 होता है यहीं पे समाप्त। कुछ बात नोट्स में और मैं बता देता हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एनहेंस कर देगा। तो देखिए नोट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास हेलो एल्केन्स हों तो हेलो एल्केन्स में किस हेलो एल्केन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, फिर किसका कम होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट करके मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली बात जो मैं नोट्स में बताने वाला हूँ वो है क्वथनांक के क्रम। क्वथनांक
के क्रम कि किसका क्वथनांक ज़्यादा और किसका क्वथनांक कम। तो बड़ा सिंपल सा फंडा लगाइए अगेन, जिसका भार ज़्यादा उसका क्वथनांक ज़्यादा, जिसका भार कम उसका क्वथनांक कम। अब आपको पता है कि वर्ग 17 में ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये वर्ग 17 है। तो अगर ये वर्ग 17 है, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आइएगा भार बढ़ेगा। तो आयोडीन का भार सबसे ज़्यादा है और आर चूंकि तीनों में है तो इसका भार सबसे ज़्यादा होगा, अर्थात इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा। फिर आई के ऊपर में ब्रोमीन आता है और उससे भी ऊपर क्लोरीन, तो ब्रोमीन वाला का भार उससे भी ज़्यादा, और सबसे भार कम किसका हो जाएगा? क्लोरीन वाला का। तो आपको ये बात दिमाग में फिट रखना है, ठीक है। तो एक तो ये सीरीज याद रखिए, और सबसे शानदार वही मेथड था जो मैंने बताए थे कि जिसका भार ज़्यादा उसका घनत्व और क्वथनांक दोनों ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यदि मुझसे कोई पूछते एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, मैं कुछ और ले लेता हूँ कि जैसे मान लेते कि मुझसे कोई कहा कि CH3CH2I और CH3I में किसका क्वथनांक ज़्यादा है। आप देख लिए कि दोनों जो है वो आपका एक ही हैलोजन है, तो आपको बस दिमाग लगाना है कि किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा क्योंकि I दोनों में है, इसमें एक ही कार्बन, इसमें 2, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 5 है, तो इसका जो है क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक और परिस्थिति होती है जिसमें आप थोड़ा सा दुविधा में फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको अनुभार सेम मिल जाएगा, मतलब ऐसे कंपाउंड सब दे देंगे आपको जिनके अनुभार एकदम समान प्राप्त होंगे, और तब बोलेगा कि भैया अब बताओ कि क्वथनांक किसका ज़्यादा और किसका कम होगा। तो वहाँ पर ये रूल तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप निकालिएगा सबका अनुभार और अनुभार सबके क्या मिलेंगे? सेम ही मिल जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में क्या करने पड़ेंगे उस पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक 1 डिग्री जो है हेलो एल्केन ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे रूल मैं बता दूँ, वैसे पहले रूल ही कर दे क्या। देखिए यहाँ 1 डिग्री जो हेलो एल्केन है इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, इससे कमज़ोर होता है क्वथनांक के मामले में 2 डिग्री हेलो एल्केन, और उससे कमज़ोर होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं जो सोच रहा था एग्जाम्पल उसको डाल देता हूँ। तो देखिए ये शायद नोट्स में पॉइंट नंबर 2 है, आप अपना नंबरिंग कर लीजिए अपने हिसाब से। अब देखिए मैं यहाँ पे एक 1 डिग्री हेलो एल्केन डालता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर नहीं, मोलिकुलर मास मैं चाहूँगा तीनों का सेम हो। तो आई थिंक जब मुझे 3 डिग्री करना है मतलब कार्बन के साथ 3 मुझे कार्बन सेट करने हैं, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन तो चाहिए मिनिमम। तो 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो CH3 CH2 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 एंड Cl। फिर उसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 डिग्री करना है ना, तो CH3 CH2, फिर यहाँ पे आपका CH, नीचे मैं डाल देता हूँ Cl को और इधर डाल देता हूँ CH3, और फिर 3 डिग्री वाला को ले लेते हैं कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड, ऊपर भी CH3, नीचे भी एक CH3 एंड देयर इज ऑल्सो Cl। अब देखिए ये आपका 1 डिग्री है, बिकॉज ये कार्बन से ये H2 है ना, एक ऊपर हाइड्रोजन होगा एक नीचे, और इधर वाले कार्बन से ये कनेक्टेड है। दैट इज वाई इसको मैं क्या बोल रहा हूँ 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये आपका 2 डिग्री है जिसको आइसो भी कहते हैं आप लोग, और ये आपका 3 डिग्री है जो कि नियो भी है। तो यदि इस परिस्थिति में बात किया जाए एटॉमिक मास पे, तो सबका एटॉमिक मास सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। क्लोरीन सब में 1 है, सब में क्लोरीन एक ही है। हाइड्रोजन देखिए 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, सब में 9 होगा। अब देख लेते हैं 3 2 5, 3 8 और 1 9, इसमें देखिए 3 3 6 और 3 9, अब इसमें तो फंस गया। तो इस परिस्थिति में ये रूल आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप परेशानी में फंस जाइएगा। तो चूंकि आपको पता है कि 1 डिग्री हेलो एल्केन के क्वथनांक अधिक होंगे तो इसका क्वथनांक ज़्यादा, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। ये किसके क्रम है? क्वथनांक के। किसके क्रम है? क्वथनांक। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल जो लिखा हुआ है ना सामने उसी को मत उतारिएगा, क्योंकि मैं लिख बड़ा कम रहा हूँ, बोल ज़्यादा रहा हूँ। तो जो भी आप समझने के दौरान सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये काम का है, तो उसको भी आप ऐड करते चलिएगा, ठीक है। तो ये क्वथनांक के क्रम है। क्वथनांक के क्या है?
क्रम है कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा और किसका क्वथनांक कम होगा, बस यही बात है। अब आपको एक और बता दूं, यहीं पे मैं ऐड कर देता हूं कि जितने भी हैलो एल्केन है ना वो जल में अविलय होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर हैलो एल्केन को जल में डुबोना चाहिएगा तो वो नहीं मिलेगा, उसमें जल में अविलय होते हैं, ठीक है, अविलय। परंतु अगर कार्बनिक यौगिक आप ले आवे तो कार्बनिक यौगिक जो अगर आप ले आते हैं, या जिसमें आप चूंकि मिला रहे हैं तो यौगिक बोलने से ज़्यादा बेहतर होगा विलायक बोलना, तो यदि आप कार्बनिक विलायक ले आते हैं तो उसमें घुल जाएगा। तो कार्बनिक विलायक में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इसके मेरे पास दो तर्क है। पहला कि हैलो एल्केन को जब आप जल में डुबोते हैं तो ये जल के ऊपर तैरने लगता है, जैसे तेल तैरने लगती है वो, तो ये तो प्रैक्टिकल व्याख्या हो गया। लेकिन थ्योरेटिकल और जो आपका सिद्धांत के अनुदिश जो है वो क्या है, तो आप जानते हैं कि चूंकि ये हैलो एल्केन है तो हैलो एल्केन में हैलो एल्केन होता है क्या, तो ये तो हाइड्रोकार्बन होती है। तो अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो ये तो हाइड्रोकार्बन में ही मिलेगा ना। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या, कार्बनिक यौगिक। और जल क्या कार्बनिक यौगिक होता है? नहीं, क्योंकि जल की जो अणुसूत्र होती है वो होती है H2O, तो कार्बन तो है नहीं। तो जो कार्बनिक यौगिक है वो तो कार्बनिक यौगिक में घुलेगा ना, और अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक में। बड़ा अच्छा एक इसको लेकर के केमिस्ट्री में हम लोग रूल बताते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि समान ही समान को घुलाता है। गांव देहातों में एक कहावत भी है कि लोहा लोहे को काटता है। तो यहाँ भी बात कुछ वैसी ही है कि ये चूंकि कार्बनिक यौगिक है तो इसको वही अपने अंदर घोल पाएगा जो खुद कार्बनिक यौगिक है। अब जल तो एक अकार्बनिक है तो इसलिए ये अपने में इसको नहीं घोल पाता, इसलिए अविलय लिखिए, ठीक है। लेकिन कार्बनिक विलायक में जब हैलो एल्केन को डालिएगा तो वो उसमें घुल जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब एक और टेस्टिंग के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, भौतिक जो गुण है उसमें ये लास्ट नोट्स में मैं मेंबर आपको बता दे रहा हूं, वो है बिल्स्टाइन परीक्षण। क्या है बिल्स्टाइन परीक्षण? बिल्स्टाइन परीक्षण के द्वारा किया क्या जाता है, तो बिल्स्टाइन परीक्षण के द्वारा पता किए जाते हैं कि हैलो एल्केन कोई पदार्थ है या नहीं है। हैलो एल्केन कोई पदार्थ है या नहीं है। जैसे कोई आपको एक कंटेनर में हैलो एल्केन दे दे जो लिक्विड स्टेट में है, तो देख के तो नहीं बता पाएंगे ना कि वो हैलो एल्केन है या नहीं। तो यदि उसको टेस्ट करने हो कि वो हैलो एल्केन है या नहीं, तो उसके लिए आप बिल्स्टाइन परीक्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किया क्या जाता है ये समझिए। इसमें किया यह जाता है कि आपको एक कॉपर का वायर लेना है, वायर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन नहीं कॉपर वायर लिए, और इसके ऊपर आपको उस हैलो एल्केन को लगा देना है, ठीक है। ऑयल के रूप में इसके ऊपर लगा देने हैं, और एक नीचे से जो है माचिस के सहायता से एक तिली में जो है, यहाँ पे मान के चलिए ये माचिस है और ये तिली, और इसमें आग लगाने हैं। ये जो आग लगाइएगा तो जैसे ही ये अग्नि इसमें टच करेगी तो आग जो निकलेगी वो हरी या नीली ज्वाला के साथ निकलेगी। मतलब ये जो जलेगा तो उसमें आपको ग्रीन कलर या ब्लू, ग्रीन या ब्लू कलर की जो है आपको फ्लैश लाइट नजर आएगी। तो अगर इसको जलाने के पश्चात जो भी पदार्थ आप इसमें लगाए हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड आप इस पर लगाए हैं, अगर उसमें आप इस माचिस के सहायता से कुछ आग लगाते हैं तो आपको देखने को मिलेगी कि हरी या नीली ज्वाला के साथ ये जलने लगेगी। और अगर हरी या नीली ज्वाला आपको प्राप्त हुई, फायर ज्वाला अगर प्राप्त हुई, तो आप मान लीजिए कि ये जो भी केमिकल कंपाउंड है वो हैलो एल्केन का ही एक मेंबर है। किसका मेंबर है? हैलो एल्केन का ही मेंबर है। और यदि हरी या नीली आपको ज्वाला नहीं प्राप्त होती है तो आप समझ जाइए कि वो हैलो एल्केन नहीं है। तो इस प्रकार से हैलो एल्केन के परीक्षण करने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है बिल्स्टाइन परीक्षण। कैसे लिखे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखिएगा कि कॉपर के तार के ऊपर हैलो एल्केन के लेप चढ़ाकर यदि उसमें माचिस के सहायता से आग लगाई जाती है
और उसके परिणाम स्वरूप यदि ज्वाला हरी या नीली प्राप्त होती है तो यह माना जाता है कि कॉपर के तार पर चढ़ा लेप हैलो एल्केन का कोई सदस्य होगा। यह परीक्षण बिल्स्टाइन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो जो सब बात मैंने कहे उसको आपको बैक करके वीडियो को सुन के लिख लेने हैं, ठीक है। वैसे आज तक बोर्ड में बिल्स्टाइन परीक्षण किसे कहा जाता है आया नहीं है, बट इसका ये अर्थ नहीं है कि पूछा भी नहीं जा सकता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस हैं कि हैलो एल्केन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है बिल्स्टाइन परीक्षण। तो अब बात करना प्रारंभ करते हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुण पर। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टफनेस है नहीं, सिंपल सी बातें हैं, आराम से कर लेंगे। जैसे सबसे पहली बात कि हैलो एल्केन जो होंगे उसमें सही मायने में हैलोजन बॉन्ड किससे बनाए हुए होता है, तो आपको बोलना है कि सर सही मायने में जो बॉन्ड बन रहा होता है ना वो कार्बन और हैलोजन के बीच बन रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्लोरोमीथेन। तो इसमें अगर बॉन्ड को देखा जाए तो जो बॉन्ड बना क्लोरीन का वो किससे बना, कार्बन से बना। तो जितने भी हैलो एल्केन होंगे सही मायने में हैलोजन बंधन कार्बन से ही बना रहा होता है। तो सारी बात जो है अगर बंधन की प्रकृति पे किया जाए तो वो कार्बन और हैलोजन की प्रकृति से प्रभावित होगा। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में ये बंधन के निर्माण हुए। अब आपको पता है कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, मतलब कि X को इलेक्ट्रॉन में कार्बन से ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जब बॉन्ड का निर्माण होता है ना तो ये दोनों अपना अपना बॉन्ड यहाँ बीच में रखता है, लेकिन ये X क्या करता है, जो हैलोजन है इसको खींच के अपना तरफ ले आता है। मतलब कि ये बीच वाला जो पार्ट था जिस पर होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, किसके तरफ, हैलोजन के तरफ। मतलब रहना चाहिए था इसको बीच में। यदि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती तो ये दो इलेक्ट्रॉन आपको एकदम बीचों बीच प्राप्त होते। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ शिफ्ट कर गए हैं तो इस पर चार्ज है माइनस ऑफ डेल और इस पर चार्ज है आपका प्लस ऑफ डेल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इसकी जो बंधन की प्रकृति है क्या ये अध्रुवीय है, तो अब आप कहिएगा नहीं सर ये अध्रुवीय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्लस आ गया एक तरफ माइनस। अध्रुवीय का मतलब होता है कि न कहीं प्लस न कहीं माइनस। तो चूंकि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आ गया, इसीलिए जो बंधन की प्रकृति होगी वो अध्रुवीय न होकर के कैसी होगी, ध्रुवीय। मतलब हैलो एल्केन के लिए जो कार्बन और हैलोजन है उनके बीच बनने वाला बंधन कैसा बंधन होता है, ध्रुवीय बंधन। तो इस बात को लिख लेना है पॉइंट नंबर 1 में कि हैलो एल्केन के लिए कार्बन एवं हैलोजन के बीच बनने वाला बंधन ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और इसको भी आप चाहे तो उतार लीजिएगा, जो मैंने कहा यही बात थी, ठीक है। तो जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोले उसको आपको कॉपी कर लेने हैं अपने नोटबुक में। अब देखिए, अब हम लोगों को बात करनी है आबंध वियोजन ऊर्जा की। आबंध वियोजन मतलब क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आबंध वियोजन ऊर्जा, अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि किसी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी के आबंध मतलब बंधन, किसी के आबंध को वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। किसी के बंधन को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप जान लीजिए कि अगर मैं फिर से यहाँ पे वर्ग 17 का चर्चा करूँ तो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है ऊपर से नीचे आइएगा भार भी बढ़ेगा आकार भी। मतलब फ्लोरीन का अगर आकार ऐसा है तो क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा आकार होगा। तो यदि आप बंधन बनावे तो सोच के देखिए कि कार्बन अगर एक बिंदु के जैसा है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कार्बन का ये साइज, तो फ्लोरीन का साइज यहाँ होगा ऐसे। फिर अगर कार्बन पे बात करें तो फिर कार्बन का साइज ये है। तो क्लोरीन का अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन का साइज ये हो जाएगा। फिर ब्रोमीन का अगर बात करें कार्बन के साथ तो ये कार्बन है और ये इसका ब्रोमीन हो जाएगा। फिर कार्बन का आयोडीन के साथ बात करें तो ये कार्बन है और आयोडीन ये हो जाएगा। यदि आप देखें तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहिएगा सर ये है CF का, कार्बन और फ्लोरीन का। फिर ये
तो आप कहिएगा ये CCl का है सर, ये CBr का और ये CI का। यदि मैं बताऊं कि बॉन्ड का लंबाई सबसे कम किसका है तो आप कहिएगा कि सर इसका, और सबसे ज़्यादा CI का, सेंटर से मिलाना है ना। तो ये बॉन्ड छोटा है और ये बॉन्ड बड़ा है। अब आप मुझे बताइए कि मैं एक आपको इतना छोटा, ये जो मार्कर का जो आपको दिख रहा है ये इतना छोटा एक लकड़ी देता हूँ, इतना ही मोटा, और कहता हूँ कि इसको पकड़ के ऐसे करके तोड़िए, तो तोड़ना क्या आसान होगा? नहीं। लेकिन मैं इतना बड़ा एक लकड़ी देता हूँ और इसको बोलता हूँ तोड़ने के लिए, तो वो भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप पूरे जोर से चाहे कि तोड़ना ही है तो ये टूटे या न टूटे, ये ज़रूर टूटेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा चीज़ जल्दी टूटता है। अब इसके बजाय अगर इतना बड़ा होता, मान के चलिए इतना बड़ा, तो उसको तोड़ना और ज़्यादा आसान होता। तो बंधन जितनी लंबी होगी तोड़ना उतना आसान होगा। तो बंधन इसका सबसे ज़्यादा है, मतलब आयोडीन वाला जो है उसको तोड़ना उतना आसान होगा, मतलब उसके लिए ऊर्जा उतनी कम लगेगी। आई रिपीट, कार्बन आयोडीन के लिए बीच में बॉन्ड लंबा हो रहा है क्योंकि आयोडीन का आकार ज़्यादा होता है, तो इसकी जो तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो बहुत कम होगी। तो हम कहेंगे कि सबसे कम आबंध वियोजन ऊर्जा चाहिए इसके, एक टिक। इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए, इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो इसी सीरीज में लिख दीजिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी भैया चाहिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के लिए, उससे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए? कार्बन क्लोरीन। अब इस बात को मैं सीधे मेंशन कर देता हूँ नीचे, ठीक है ना। ये सब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये सब किए हैं, ठीक है। किताबों में आपको ऐसे करके बिल्कुल भी दिए गए नहीं होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सरदर्द करता है केमिस्ट्री की किताब को पढ़ने में सेल्फ स्टडी के दौरान, यदि पहले से किसी के द्वारा समझाए नहीं गए हैं तब। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब आबंध वियोजन ऊर्जा के बारे में बात की जाए, जिसके लिए ऊर्जा सबसे ज़्यादा चाहिए, तो वो CF है क्योंकि बॉन्ड सबसे छोटा है। इससे कम चाहिए CCl, इससे कम चाहिए CBr, और सबसे कम ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो CI के लिए होगी। तो आबंध वियोजन ऊर्जा की बात कुछ इस प्रकार से हो गई। अब बात आती है क्रियाशीलता की, तो थोड़ी सी जगह है तो मैं यहीं पे उसको भी समाप्त कर ही दूं। तो क्रियाशीलता का मतलब समझते हैं। क्रियाशीलता का मतलब कि कौन अभिक्रिया भाग लेने में एकदम जल्दी दिखाएगा। तो देखिए, अभिक्रिया में भाग वही लेगा जो टूटने में माहिर है। अब जो खुद टूट ही नहीं रहा है वो फिर दूसरा से जुटेगा क्या? तो यदि मैं आपसे कहूं कि इन सीरीज में सबसे जल्दी टूटने वाला कौन है, तो आप कहिएगा ये सर जो सबसे जल्दी टूटेगा क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा था, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर जो सबसे कमज़ोर है ये, मतलब सबसे कमज़ोर नहीं, इससे कमज़ोर, तो इसकी क्रियाशीलता इससे कम होगी। फिर बगल वाले की क्रियाशीलता इससे भी कम हो जाएगी। तो यदि क्रियाशीलता का क्रम कोई पूछे तो हेलो एल्केन के टर्म में आप बोलिएगा कि आयोडीन से युक्त जो हेलो एल्केन है इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, उससे कम क्रियाशीलता होगा Br वाला का, उससे कम होगा Cl वाला का, और सबसे कम क्रियाशीलता किसका होगा? Rf वाला का, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। मतलब ये टूट ही नहीं रहा है तो भैया ये किसी से जुड़ेगा क्या? तो ये आपको याद रखना है कि क्रियाशीलता के क्रम ये हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रियाशीलता। तो अब बस एक नोट्स में एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं और उसी के साथ आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। आपको जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्रियाशीलता के क्रम में RI के बारे में, मतलब आयोडो एल्केन। तो आयोडो एल्केन जिसको RI हम लोग कहते हैं वो इतनी अधिक क्रियाशील होती है, इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि इसको केवल सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में भी डाल दीजिए तो ये अपना प्रकृति खो देता है। जैसे अगर आप इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में डालें, जिसको दिखाने का तरीका है hν, ये एनर्जी होता है, फिजिक्स में बताए गए हैं। अब अगर इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाए तो इसका एक अणु अपने ही अणु से, मतलब दूसरा RI से क्रिया कर लेता है, और क्रिया कर ये जो आपको आयोडीन दूगो है, ये दोनों आयोडीन यहाँ से डिटैच्ड होगा और ये R और ये R सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ये आपको बना लिया I और I मिलकर के I2। अब ये R और R जो अटैच्ड हुआ है ये क्या है? ये एल्केन है।
ये क्या है? एल्केन है। अब बहुत लोग को यहीं पे सर दर्द करने लगता है कि क्या बात कर रहे हैं सर, जब भी एल्केन आता था तो आप RH लिखते थे, अब ये RR को एल्केन क्यों बोल रहे हैं आप? तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूँ। एक R को इमेजिन कीजिए आप, तो आप कहिएगा सर R, अगर मैं मिथाइल पर बात करूँ तो CH3 हो जाएगा। चलिए एक और फिर दूसरा ले लीजिए, तो आप कहिएगा कि सर R को भी CH3 ही ले लीजिए विथ सिंगल बॉन्ड। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो 2 R को जोड़े, अब इसको एक साथ लिखो C2H6। ये क्या है भाई? ये एथेन है। ये क्या है? एथेन। तो ये जान लो तुम, 2 एल्काइल ग्रुप अगर एकल बंधन के साथ जुड़ते हैं तो एल्केन का ही निर्माण होता है। तो ऐसे भी कोई लिख दे तो एल्केने है, RR भी लिख दे तो क्या है? एल्केन ही है। वैसे इस काम को करते करते मुझे एक बात याद आई, जिस बात को मुझे आपसे बताने की बड़ी आवश्यकता है। वैसे मैंने इस बात को जो है करेक्ट कर दिए हैं। पिछली वीडियो जो गई है, मतलब वीडियो नंबर 5A, वीडियो नंबर 5A, उसमें 8वां या 7वां जो मेथड मैंने बताए थे हेलो एल्केन प्राप्त करने को लेकर के, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी। मतलब बस लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि RH था और प्लस में आई थिंक NaI था। तो यहाँ पे तो मैकेनिज्म एकदम सही हुआ कि ऐसे कर देना है, तो ये I R से जुड़ जाएगा, तो R सिंगल बॉन्ड I हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा NaX। उसके एग्जाम्पल जो मैंने दिए ना, वहाँ पे छोटी सी मुझसे भूल हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि उसको आप करेक्ट कर ले, ठीक है? वैसे आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो आप लोग खुद समझ गए होंगे कि सर से जो है थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के चक्कर में। तो वो था क्या एग्जैक्ट तो मुझे याद अभी है नहीं, लेकिन ऐसे ही रहा होगा। CH3Cl प्लस में NaI, तो यहाँ पे Cl और Na आपस में मिल गया है, तो CH3 और I तो एक साथ आ गए, और प्लस में ये Na और Cl, यहाँ पे NaCl मुझे लिखने थे और मैंने बाय मिस्टेक Cl ना लिख करके यहाँ क्या लिख दिए हैं? I। तो ये एक बहुत ही समझ जाइए कि ऑब्वियस मैनुअल मिस्टेक है, उसको लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ I की जगह आपको केवल क्या कर देना है? Cl। यदि आपने फ्लो में उसी को उतार करके नोट्स तैयार कर लिए हों तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, मैंने पिछली वीडियो से संबंधित भी बात कर ही ली, मुझे जो याद आ गई इसके कारण। तो चलिए, जो आपके रासायनिक गुण थे वो होते हैं यहीं पे समाप्त। आपको याद रखना है हमेशा, आयोडो एल्केन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर एल्केन प्रतिफल के रूप में देता है, जिसके सह उत्पाद के रूप में आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा बात किए जाएंगे SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा, इस तरीके से कि आप लाइफ में फिर इसके बारे में भूल नहीं पाइएगा। इतनी आसान और इतने रोचक तरीके से बताई जाएगी। तो देखिए, आप लोगों को जो क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे ये उसका सॉल्यूशन है। फास्ट आप लोग को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, आपको मैंने पढ़ाए थे मार्कोनिकोव रूल, तो यहाँ मार्कोनिकोव रूल ही लग रहे हैं, ठीक है ना? तो मार्कोनिकोव रूल में ये बताए गए थे कि हाइड्रोजन हैलाइड जब रिएक्ट करेगा तो जो आपका ऋणात्मक आयन है वो उससे जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो यदि आप ध्यान दें तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ, तो इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो Br चला जाएगा इसके पास, और जो ये कार्बन है इसके साथ H जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन आपको 2 हाइड्रोजन तो रखे हुए था ही, तीसरा आ गया तो CH3। इसलिए देखिए यहाँ पर वाला कार्बन जो है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन एक साथ आ गए। और ये Br जो यहाँ जाके अटैच्ड हुआ था, तो ये बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन तो रहेगा, साथ में एक Br भी जुड़ गया जो कि यहाँ आ गया। तो ये पहला की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। दूसरा देखिए, अच्छा ये MKR मैंने लिख दिया है, मार्कोनिकोव रूल लगा है इसमें, ठीक है ना? फिर इसमें देखिए, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं पिछले। अब देखिए इसको, तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी जब HCl से क्रिया करवाइएगा तो यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल है, तो यहाँ जो ऋण आयन है वो वहाँ जुड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, जैसे ऊपर हुआ, तो ये Cl इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ H2 है और यहाँ H है। तो Cl जब इससे जुड़ा तो देखिए यहाँ पर
नहीं, Cl आपको उससे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, सॉरी गलती हो गया था मुझसे। तो ये Cl यहाँ जाके जुड़ेगा, तो ये आपका बना दिया CH3 ये वाला, फिर CH2 अगेन CH, और ये क्लोरीन जो जुड़ गया तो ये Cl आ गया, फिर CH2 में ये हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर जाएंगे तो दैट विल बिकम CH3। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बात आप याद रखिए, जब भी कोई एलाइलिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जैसे ये एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन रिंग है, तो वो अगर हाइड्रोजन हैलाइड से प्रतिक्रिया करता है पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो मार्कोनिकोव रूल सीधे उल्टा हो जाता है, जिसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसका मतलब रूल सारा चेंज हो जाएगा। जैसे रूल था कि ऋण आयन उससे जुड़ेंगे जाकर के जिनके पास हाइड्रोजन कम होंगे, जैसे क्लोरीन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो क्लोरीन किसके साथ गया, 1 हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ रूल उल्टा हो जाएगा, मतलब अब हाइड्रोजन उससे जुड़ेंगे जिसका पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो इन दोनों में हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा है तो इसके 2 बॉन्ड टूटेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेगा ये, और ये ब्रोमीन इससे जुड़ गया तो देखिए CH2 है और इससे एक सिंगल बॉन्ड Br बना लिया। फिर यहाँ आपका C नीचे एक H है और ये H ऊपर से जुड़ गया तो C नीचे H और ऊपर H, और इस प्रकार से ये तैयार कर लिए। तो उम्मीद है कि अगर आपने मेहनत किए होंगे तो 3 में कम से कम 2 सवाल बन गए होंगे, 1 और 2। तीसरा में थोड़ी सी मुश्किलियत आई होंगी, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो आज जो मैंने पढ़ाएं उस पे बेस्ड मैं आज आपको 2 क्वेश्चन टास्क में देता हूं। पहली सवाल है 2 क्लोरोपेंटेन तथा 1 क्लोरोपेंटेन में किनका क्वथनांक अधिक होगा, ये कर लेने हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्लोरोमीथेन एवं HCl में कौन जल में घुल जाएगा, कारण भी बताइए, ठीक है। मतलब कि दोनों में कौन जल में घुलेगा वो तो बताना ही है, साथ में रीजन भी बताना है कि आपने उसको ही क्यों चुना और उसको ही क्यों कहा कि वो जल में घुलेगा और दूसरा क्यों नहीं घुलेगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास होता है यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।